तो हेलो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप लोगों का 7 फरवरी का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों के 5 से 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। और इससे पहले मैं जितना भी 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को करा दिया हूँ। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको देखने के बाद उसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सत्ता के साझेदारी का क्या है, इसे क्या क्या लाभ है। यानी कि सत्ता है, सत्ता का बंटवारा क्या है, ठीक है, और उससे क्या क्या लाभ होता है, ठीक है। तो जो सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सरकार की शक्तियों को विभिन्न स्तरों, संस्थाओं और समूहों में बांटना, ताकि कोई भी व्यक्ति या समूह सारी शक्ति अपने हाथ में ना रखे। यानी कि सत्ता का साझेदारी का मतलब है कि जो शक्ति है वो सरकार के विभिन्न स्तरों में बांट देना, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बांट देना, ठीक है। इससे क्या होता है कि जितना भी शक्ति होता है वो किसी एक व्यक्ति में के पास ना होकर सारे समूह में होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं सत्ता का साझेदारी, ठीक है। और इसका जो लाभ है वो पहला है कि तानाशाही से बचाव। यानी कि शक्ति बांटी रहने के से एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति नहीं जाती है, ठीक है। इससे जो तानाशाह नहीं होता है, ठीक है। जब शक्तियाँ बंट जाएगी तो किसी एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियाँ नहीं रहेगा, तो जिससे तानाशाही की अभाव कम होता है, ठीक है, तानाशाही नहीं होता है। दूसरा जो है लोकतंत्र मजबूत होता है, लोगों और राज्यों को शासन में भागीदारी मिलती है। यानी कि शक्तियों के बंटवारा के कारण जो राज्य है वो अपने अनुसार अपना राज्य का विकास करता है, ठीक है। तीसरा जो है टकराव कम होता है, यानी कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के बीच संघर्ष कम होता है, ठीक है। और चौथा जो है वो है कि बेहतर शासन व्यवस्था, यानी कि निर्णय सोच समझ कर लिए जाते हैं और सरकार ठीक से काम करती है, ठीक है। और पांचवा जो है राष्ट्रीय एकता बनती है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलने से देश में एकता बनी रहती है। इसका जो निष्कर्ष है यहाँ पर है कि इस प्रकार सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की सफलता और देश की स्थिरता के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसे उगने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन करें। यानी कि कह रहा है कि पेय फसल का नाम बताइए। पेय फसल किसे कहते हैं? जिसको हम लोग पीते हैं, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब क्या है? पेय फसल है। यहाँ पर आप किसी का भी एक लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो चाय है उसका उत्तर जिक्र किए हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी एक पेय फसल का नाम पूछा है, तब कोई सा भी लिख सकते हैं। इसका जो आंसर है कि चाय भारत की एक प्रमुख पेय फसल है, जिसका उपयोग पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसे उगाने के लिए निम्नलिखित अनुकूल परिस्थितियां आवश्यक होती है। यानी कि जो चाय है वो भारत की प्रमुख पेय फसल है और इसे उगाने के लिए निम्न परिस्थितियां हैं, ठीक है। पहला जो है जलवायु। चाय के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि चाय उगाने के लिए जहाँ पर गर्म है और आर्द्र जलवायु है वहाँ पर चाय उगाया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है तापमान। चाय की खेती के लिए लगभग 20 से 30 डिग्री तापमान अच्छा माना जाता है। यानी कि चाय की खेती करने के लिए आप लोगों को जो जहाँ पर चाय खेती करते हैं वहाँ पर लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, तभी चाय का फसल पैदा होगा। और तीसरा जो है वर्षा। वर्षा चाय को 150 से 300 सेंटीमीटर तक अच्छी और नियमित वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि 150 से 300 सेंटीमीटर का वर्षा चाहिए। और चौथा जो है मिट्टी। चाय के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त होती है। यानी कि जहाँ पर अच्छी फसल होती है वहीं पर चाय उगेगा। और पांचवा जो है भू आकृति। चाय अधिकतर ढलान वाली पहाड़ियाँ भूमि में पर उगाई जाती है, जिससे पानी जमा नहीं होता है। यानी कि जो ज़मीन होता है वो ढलान होता है और यह पहाड़ी इलाकों में चाय उगाई जाती है, ठीक है। ढलान वाले क्षेत्र में इसलिए उगाए जाते हैं क्योंकि उसमें पानी जमा न रहे, ठीक है। निष्कर्ष यहाँ पर है कि उचित जलवायु, वर्षा और मिट्टी मिलने पर चाय की अच्छी पैदावार होती है और यह भारत की एक महत्वपूर्ण पेय फसल है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा, क्योंकि निष्कर्ष लिखते हैं तो आप लोगों का नंबर और भी अच्छा मिलता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो उसका निष्कर्ष नीचे लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कहता है कि एक नकदी फसल का नाम बताइए तथा उसे उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि नकदी फसल किसे कहते हैं? तो नकदी फसल ऐसा होता है जिसको बेचकर नगद यानी कि लाभ कमाया जा सके। जैसे कपास हो गया, ठीक है, ये सब कपास हो गया, ये सब का है नकदी फसल है, जिसको बेचकर भारतीय बाजारों में पैसा कमाया जा सके, उसको नकदी फसल कहते हैं। चलिए इसका जो उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को देखते हैं, ठीक है। पहला नकदी फसल यहाँ पर कपास का वर्णन किया गया है। कपास एक प्रमुख नकदी फसल है जिससे
बेहतर किसान पैसा कमाते हैं। इसे उगाने के लिए निम्नलिखित अनुकूल परिस्थितियां आवश्यक है। ठीक है, भारत के कपास जो है भारत की प्रमुख फसल है, इसे उगाने के लिए निम्न परिस्थितियां आवश्यक है। ठीक है, पहला जो जलवायु है, किसी में भी जलवायु लिखिएगा, कपास के लिए गर्म और शुष्क जलवायु उपयुक्त होती है। कितना, इसे 21 डिग्री से 30 डिग्री तापमान चाहिए, यानी कि कपास की खेती करने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 21 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है वर्षा है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है। अधिक वर्षा नुकसानदायक होता है, यानी कि जो कपास खेती करने के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर का वर्षा चाहिए। यदि ज़्यादा पानी बरस जाएगा तो कपास की खेती खराब हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा जो है मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी यानी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें नमी रोकने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी कपास उगाने के लिए आप लोगों की काली मिट्टी आवश्यक है, काली मिट्टी में ही कपास उगती है। चौथा जो है लंबा बढ़ने का समय, यानी कि कपास को पकने के लिए लंबा और पाला रहित समय चाहिए। ठीक है, यानी कि कपास खेती करने के लिए लंबा अवधि की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पांचवा जो है मुख्य उत्पादक क्षेत्र, यानी कि भारत में कपास मुख्य रूप से महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब और हरियाणा में उगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप स्टेट का नाम भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो कपास है निम्न राज्यों में उगाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा। ठीक है, इसका जो निष्कर्ष है कि अनुकूल जलवायु, मिट्टी और तापमान मिलने पर कपास की अच्छी पैदावार होती है और यह किसानों की आय बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं लिखना है, निष्कर्ष अपने मन से लिखा जाता है। जो निष्कर्ष होता है ये सभी पॉइंट को देखकर अपने मन से यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है, ऐसा नहीं कि रटा मारकर इसी को सेम टू सेम उतार दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर निष्कर्ष लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि बहुउद्देश्य परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभ बताइए, यानी कि जो बहुउद्देश्य परियोजना है, जैसे बांध बनाया जाता है नदी में, उससे क्या क्या लाभ होता है। तो चलिए देखते हैं कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं वे परियोजनाएं होती है जिनमें एक साथ कई लाभ मिलते हैं। इनके प्रमुख लाभ इस प्रकार है। पहला जो है कि सिंचाई की सुविधा होती है, यानी कि बांध बनाने से जो खेतों के नियमित पानी मिलती है और कृषि उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, यानी कि जब कहीं पर बांध बन जाता है तो खेती बहुत अधिक होती है और वहाँ पर पानी लगातार रहता है। ठीक है, दूसरा जो है बिजली उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है, बांधों से जल विद्युत पैदा की जाती है जो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी कि बांध बनाने से दूसरा जो फायदा होता है वो क्या होता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है, यानी कि करंट बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा जो है बाढ़ नियंत्रण, यानी कि नदियों के पानी को रोककर बाढ़ से होने वाले नुकसानों को कम किया जाता है। बांध बना दीजिएगा, मान लीजिए नदी बह रहा है, यहाँ पर बांध बनाया गया है, तो जो इस एरिया है यहाँ पर बाढ़ आएगा तो नुकसान नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर बांध बनाया रहेगा तो उसका फाटक बंद रहेगा, तो इधर पानी ज़्यादा नहीं बहेगा, इसके कारण इधर नुकसान कम होगा। ठीक है, चौथा है कि पेयजल की आपूर्ति, शहरों और गांवों को पानी उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि यहाँ पर बांध बनाया गया है तो पानी यहाँ पर भरपूर मात्रा में होता है, जिससे गाँव और सब क्या होते हैं शहरों में पानी की कमी नहीं होती है। ठीक है, और पांचवा जो कारण है, यहाँ पर पांचवा है कि औद्योगिक विकास और रोजगार, यानी कि उद्योगों को पानी और बिजली मिलने से विकास होता है और लोगों को रोजगार मिलता है। यानी कि जो बांध बना दिए, यहाँ पर बांध बन गया, बांध बनने से क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, और इसका जो निष्कर्ष यहाँ पर है कि इस प्रकार बहुउद्देश्य परियोजनाएं देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया, यानी कि हाशिया मतलब इसका महत्व क्यों कम हो गया। ठीक है, इसका जो आंसर है कि 18वीं सदी के अंत तक सूरत बंदरगाह का महत्व कम हो गया। इसके मुख्य कारण थे, क्या क्या कारण थे देखते हैं। पहला जो कारण था कि अंग्रेज ने बंदरगाह बनाए थे। अंग्रेजों ने नए बंदरगाह, यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने नए बंदरगाह का निर्माण किया था। अंग्रेजों ने बॉम्बे यानी कि मुंबई, जो आधुनिक मुंबई है, मुंबई को बड़ा बंदरगाह बना दिया, जिससे सूरत पीछे रह गया। यानी कि जो अंग्रेज आए थे भारत में उन्होंने नए बंदरगाह बना दिया मुंबई में। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि जो सूरत का बंदरगाह था वो पीछे रह गया। दूसरा, व्यापार दूसरी जगह चला गया, यानी कि व्यापार वहाँ पर जो सूरत है, सूरत से हटकर कहाँ चला गया, बॉम्बे में होने लगा व्यापार सारा। ज़्यादा व्यापार सूरत से हटकर बॉम्बे में होने लगा। ठीक है, जो ज़्यादा व्यापार पहले सूरत में होता था वो नया बंदरगाह बन जाने के कारण मुंबई में शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तीसरा जो था कि मुगल शासन कमजोर पड़ गया, यानी कि जो मुगल शासन थे उन लोग कमजोर पड़ गया था। मुगलों की शक्ति कम होने के से सूरत की सुरक्षा और व्यवस्था खराब हो गई थी। यानी कि जब मुगल यहाँ पर शासन कर रहे थे तब वहाँ जो सूरत था, सूरत का अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब मुगल की शक्ति कम होने लगा
तो अंग्रेज लोग शासन करने लगे और वहाँ पर जो सूरत था, सूरत की अर्थव्यवस्था खराब होने लगी। ठीक है। और चौथा जो है, अच्छी सुविधाएं नहीं रही, यानी कि बॉम्बे में जहाज और व्यापार की सुविधाएं बेहतर थी जो सूरत में नहीं थी। यानी कि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने जहाज और व्यापार के लिए उचित व्यवस्था किए थे, जो कि सूरत में ऐसा नहीं था। वो सूरत प्राचीन बंदरगाह था। ठीक है। और पांचवा जो था, अंग्रेजों की नीति, यानी कि अंग्रेजों ने सूरत के बजाय बॉम्बे को ज़्यादा महत्व दिया था। यानी कि जो अंग्रेजी शासन था उसका नीति था, यानी कि उसका चालाकी था, उन्होंने सूरत के बजाय कहाँ पर बॉम्बे को ज़्यादा महत्व दिया था। ठीक है। निष्कर्ष में इन सब कारणों से सूरत बंदरगाह धीरे धीरे अपना महत्व खो बैठा। यानी कि सब सभी कारण के कारण जो सूरत बंदरगाह था उसका महत्व धीरे धीरे खो बैठा, यानी कि उसका हास्यजनक प्रभाव पड़ा। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भेदभाव करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। ठीक है। तो इसका जो आंसर है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने लोगों में एकता और सामूहिक पहचान पैदा करने के लिए कई कदम उठाए। ठीक है। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था उस समय जो वहाँ के लोग थे उन्होंने सामूहिक पहचान पैदा करने के लिए कई सारे कदम उठाए थे जो निम्नलिखित है। पहला जो है कि राजशाही के प्रतीकों को हटाया गया, यानी कि सत्ता का जो चिन्ह था, झंडे और मुहरे था, सबको खत्म कर दिया गया था। जो राजा लोग को पहले प्रतीक था, जैसे चिन्ह हो गया, झंडा हो गया, उनका मोहर हो गया, सभी को खत्म कर दिया गया था। ठीक है। दूसरा जो है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को अपनाया गया, यानी कि 3 रंगों वाला तिरंगा झंडा अपनाया गया और राष्ट्रगानों से लोग देशभक्ति जगाई गई। ठीक है। यानी कि जो 3 रंगों का झंडा था उसको अपनाया गया और देश राष्ट्रगान का निर्माण हुआ, जिससे लोगों में देशभक्ति जाग गई। ठीक है। तीसरा जो है, नए राष्ट्रीय पर्व मनाए गए। स्वतंत्रता और समानता से जुड़े त्यौहार मनाकर लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ा गया। ठीक है। यानी कि वहाँ पर नए राष्ट्रीय पर्व मनाया गया जिससे लोगों में एकता की भावना, ठीक है, एकता की भावना समृद्ध हुई। चौथा जो है कि नागरिकों के लिए समान अधिकार, यानी कि सभी लोगों को समान अधिकार देकर नागरिक की भावना विकसित की गई। ठीक है। जो फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उसमें सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया। ठीक है। जिसके कारण सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। ठीक है। पांचवा जो है कि समान कानून और भाषा पर जोर, यानी कि पूरे फ्रांस में एक जैसा कानून लागू किए गए और फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है। इसका जो निष्कर्ष है कि इन सभी कदमों से फ्रांसीसी लोगों ने एक राष्ट्र की पहचान की भावना मजबूत हुई। ठीक है। इन सभी के कारण जो फ्रांस था, फ्रांस में एक राष्ट्र का पहचान की भावना विकसित हुई थी। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, यानी कि जो दबाव समूह है उसमें और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों। ये जो जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ या तो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर नंबर के अनुसार लिखना है। 3 मार्क्स में पूछेगा तो ज़्यादा वाक्य में लिखना है और 2 मार्क्स में पूछेगा तो इतना डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप लोग अपने अनुसार लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उद्देश्य और काम अलग अलग होते हैं। ठीक है। पहला जो अंतर है उद्देश्य में अंतर, यानी कि दबाव समूह अपने विशेष हितों की रक्षा के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। यानी कि जो दबाव समूह होता है वो अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालता है, जबकि राजनीतिक जो दल होता है वो सत्ता प्राप्त कर सरकार बनाना चाहता है। यानी कि जो राजनीतिक दल होता है वो वोट जीत कर अपना सरकार बनाने का चेष्टा करता है, जबकि दबाव समूह क्या करता है, अपने हितों की रक्षा करने के लिए सरकार पर क्या करता है, दबाव डालता है। ठीक है। दूसरा जो है चुनाव में भागीदारी। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, दबाव समूह जो होता है वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, जबकि जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दूसरा कारण हो गया। और तीसरा जो है सत्ता से संबंध, यानी कि जो दबाव समूह सत्ता में सीधे नहीं आते हैं, जबकि राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं। ठीक है। जो दबाव समूह होता है वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, सत्ता में नहीं आते हैं, जबकि इसके विपरीत जो राजनीतिक दल होता है वो चुनाव भी लड़ते हैं और सत्ता में भी आते हैं। ठीक है। चौथा जो है कार्य क्षेत्र, यानी कि दबाव समूह किसी एक वर्ग या मुद्दे तक सीमित नहीं रहते हैं। जो दबाव समूह होता है वो किसी एक मुद्दे के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है। और जो राजनीतिक दल होता है वो पूरे देश के लिए नीतियाँ बनाते हैं। ठीक है। पांचवा जो है वो पांचवा यहाँ पर उदाहरण लिख दीजिएगा। दबाव समूह किसान संघ, मजदूर संगठन, ये सब हो गया। जो राजनीतिक दल होता है वो कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया। ठीक है। यहाँ जो उदाहरण है दबाव समूह का उदाहरण है किसान हो गया, किसान संघ हो गया, मजदूर संगठन हो गया, जबकि राजनीतिक दल का उदाहरण है कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया। ठीक है। इसका जो निष्कर्ष है
कि इस प्रकार दबाव समूह सरकार को प्रभावित करते हैं, जबकि राजनीतिक दल सरकार चलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो दबाव समूह होता है वो सरकार को प्रभावित करते हैं, इससे विपरीत ही जो राजनीतिक दल होता है वो सरकार चलाता है। ठीक है, चला के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कहता है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। तकनीक के विकास ने खाद्य उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास से इसके प्रमुख 2 उदाहरण है। ठीक है, खाद्य उपलब्धता के लिए क्या करना है, जो खाद्य उपलब्धता होता है यानी खाद्य पैदा होता है, सॉरी खाने का जो सामान पैदा होता है उसमें तकनीकी विकास कैसे हुआ, इसका 2 उदाहरण पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर है पहला कि रेल और भाप के जहाज़ों का विकास हुआ। कब हुआ था? 19वीं सदी में हुआ था। चलिए इसे देखते हैं। रेल और भाप के जहाज़ों बनने से अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी और सस्ते में पहुंचाया जाने लगा। इससे शहरों में भेजने की कमी कम हुई और अकाल की स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। यानी कि जो रेल की आविष्कार हो गया था, भाप इंजन का आविष्कार हो गया था, उससे क्या हुआ था, जो अनाज था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत जल्दी पहुंचाया जाता था और सस्ता पड़ता था। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा है कि दूसरा उदाहरण है कृषि मशीनों के प्रयोग हुआ, यानी कि जो खेती होने लगा मशीनों के द्वारा होने लगा। और दूसरा जो है कि उत्पादन जो हो रहा था उसको रेल से या भाप के इंजनों से जल्दी पहुंचाया जा रहा था। ठीक है, देखते हैं कृषि मशीनों का प्रयोग कैसे कर रहा था। हल हो गया, ट्रैक्टर, थ्रेसर जैसे मशीनों का उपयोग से खेती तेजी और अधिक उत्पादन वाली हो गई। इससे अनाज का उत्पादन बढ़ा और ज़्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध हो सका। ठीक है, यानी कि जो कृषि में मशीनों के प्रयोग से फसल का उत्पादन बहुत अधिक होने लगा, जिससे लोगों को भोजन सभी को मिलने लगा। ठीक है, निष्कर्ष है कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि तकनीक विकास ने उत्पादन और वितरण दोनों बढ़ाकर खाद्य उपलब्धता में सुरक्षा किया। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों आप लोगों का 3 मार्क्स वाला वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं अब की बार जो वीडियो बनाऊंगा वो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनाऊंगा, तो आप लोग एग्जाम देने जाने से पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।